नमस्कार, मैं राजकुमार स्वामी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल युवा भारत की शान में। 2 वीडियो डाले हैं और आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा रहा है मुझे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। कल यानी बेरोज़गारी की समस्या पर हम बात कर रहे थे, आज भी मैं बेरोज़गारी की समस्या पर ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन ट्विटर पर जो यानी मेरा मेन प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे मैंने मैसेज बहुत ज़्यादा आए कि आप कोई चुनाव के ऊपर यानी चुनावी मुद्दों के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो बेरोज़गारी वाला जो वीडियो है वो तो बहुत लंबा चलेगा, उसमें 2-3 पार्ट और भी हैं। तो आज का जो विषय है वो चुनावी मुद्दे हैं कि आप जानते हैं हमारे भारत में राजनीति कैसी है और हमारे मुद्दे क्या-क्या हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जिन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए वो मुद्दे हमारे चुनावों से गायब रहते हैं। हमारे चुनावों में जो फालतू के मुद्दे हैं वो यानी ज़्यादा उछलते हैं। अभी एक हिजाब का विवाद आया था, कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था। 6 लड़कियों का वो यानी हिजाब पहन करके वो जाती है, उनको वहाँ से वापस निकाल दिया जाता है। छोटा-सा मुद्दा था, कोई गंभीरता का उसमें विषय नहीं था, लेकिन राजनीतिज्ञों को एक ऐसा मुद्दा मिल गया कि जो यानी जिस पे बहस नहीं करनी चाहिए थी, वो मुद्दा उनके पास में था। और यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, चुनाव के अंदर जो मुद्दे होते हैं, वो दूसरे देशों के चुनाव में और हमारे चुनाव में सबसे ज़्यादा फ़र्क यही रहता है कि एक चीज़ तो ये है कि जो यानी रूढ़िवादी जो इनकी राजनेताओं की जो परंपराएँ चली आ रही है, क्योंकि शिक्षित वर्ग जो है वो बहुत ही कम इस समय भी बहुत ही कम संख्या में राजनीति में है और यही सबसे ज़्यादा नुकसान भी है इस देश का। युवा वर्ग जो है वो राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहा है। जिस दिन युवा वर्ग राजनीति में हिस्सा लेगा उस दिन इस देश के लिए सबसे यानी महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट मैं उसको मानूँगा राजनीति का। आज आप देख लीजिए जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ पे यानी किन मुद्दों को लेकर के बहस हो रही है। विकास के मुद्दे वहाँ पे गौण हो गए, एकदम बिल्कुल यानी खत्म है, विकास के मुद्दे नहीं हैं इन चुनावों में। इन चुनावों के अंदर जो मुद्दा होना चाहिए था देश के अंदर जो इस समय सबसे भयंकर और मुँह बाई खड़ी समस्या जो है वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए थी, वहाँ पे नहीं हो रही है। परसों गृह राज्य मंत्री जी का बयान आया था, बुधवार की बात है, बुधवार को उन्होंने बयान दिया था कि 25,000 लोगों ने 2018 से 2012-20 के बीच में यानी 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। मामला रोजगार से संबंधित था। लेकिन मेरे हिसाब से आपने देखा होगा जिन भी किसी भी नेता का भाषण सुन लीजिए, ऐसे बहुत से कम नेता हैं जिनके आपको यानी रोजगार का मुद्दा हमारे चुनाव में रहा होगा। और युवा साथियों आपसे एक निवेदन मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आप कोई भी किसी भी पार्टी के हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी उम्मीदवार आएँ उनसे सबसे पहले यही सवाल पूछें कि आप हमारे लिए क्या करोगे? और जिस दिन आप ये सवाल पूछना चालू कर दोगे, उस दिन ये जो फालतू की बहस है, फालतू के मुद्दे हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये हम लोगों की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये नेता लोग जो मुद्दे इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम जब वोट देते हैं, तो वो जाति, धर्म यानी ये कई फैक्टर हैं जो यानी राजनीति में काम करते हैं। उसी के हिसाब से उनको टिकटें मिलती है और वो यानी अपनी जो सोच होती है उनकी, वो उनमें कामयाब भी हो जाते हैं। बेरोज़गारी में आज मैंने भास्कर अखबार है, भास्कर अखबार में 2 चीज़ें 2 पढ़ी थी, एक गुजरात की खबर थी और एक अपने पटना की खबर थी। गुजरात में भी एक कोई भर्ती थी, उसको बता रहे हैं कि तीसरी बार रद्द कर दिया गया उसको, 2019 में जो भर्ती होनी थी। यही जो खबर थी पटना में थी कि यानी उसको भी रद्द कर दिया गया, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो ये थी एक राजस्थान की, तो राजस्थान में भी रीट की जो भर्ती परीक्षा है वो रद्द कर दी गई थी। अब रीट इसलिए यानी इन्होंने रद्द किया कि यानी एग्ज़ाम लीक हो गया था और आज देश की ऐसी कोई वो नहीं है। यूपी के अंदर टेट की जो परीक्षा थी उसमें भी यही हुआ था, राजस्थान में भी यही हुआ, बिहार में होता रहता है। तो ये जो समस्याएँ हैं बेरोज़गारों से संबंधित, ये चुनावी मुद्दे नहीं रहते।
हमारे चुनाव के जो मुद्दे हैं वो जाते हैं कहाँ पे, धर्म के नाम पे या कब्रिस्तान के नाम पे, शमशान के नाम पे, और हम वोट भी दे देते हैं, हम उनको वोट भी दे देते हैं। तो अब ये वोट जो हम उनको देते हैं, तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि और हमारे पास में चॉइस भी नहीं होती है। क्योंकि अच्छा अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके पास में सपोर्ट नहीं होता, तो उसको हम वोट देते नहीं है, वो पार्टी से नहीं होता होगा, और इसीलिए ये जो राजनीति है ये गंदी राजनीति बनती जा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा गौण है। महिलाओं कि अगर हम सोचा जाए, एक महिला को क्या चाहिए इस देश में? एक महिला को चाहिए कि जब वो रात को 12 बजे या जब अकेली जा रही है, तो यानी को एकदम ऐसा उसको माहौल चाहिए, सुरक्षित माहौल चाहिए कि अगर वो रात को 12 बजे अकेली भी जा रही है तो यानी वो सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंच सके। लेकिन होता क्या है, हमेशा ऐसी अखबारों के पन्ने हैं, टीवी पे समाचार हम देखते हैं, चैनलों में भरा रहता है कि हमारा महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा क्या है, हमारी सरकारें क्या कर रही है। तो ये मुद्दा किसी भी राजनीतिक दल में शायद आपने नहीं सुना होगा, अगर एक दो छोटा कोई किसी के मुंह से अपने सुन ले तो वो एक अलग बात होता है। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे जरूर वो उठा लेते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए वो काम कितना करते हैं सरकारें बनने के बाद में वो आपके सामने है। तो देश की जो आधी आबादी हम जिसको बोलते हैं महिलाओं के मुद्दे भी इस चुनाव में गौण है। अगर हमारे राजनेता अगर इन चुनावों पे अगर इस मुद्दे के नाम पे वोट मांगेंगे तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा चुनाव हो सकता है अगर वो इन मुद्दों के अंदर बात करेंगे। तीसरा मुद्दा जो इन चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए था वो था स्वास्थ्य का मुद्दा। आज से 2 साल पहले जब हमने ये देखा था, 2 साल नहीं हुआ है, 1 साल ही हुआ है उस चीज को, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, हमने सड़कों पे वो भीड़ देखी थी, वो ऐसा मंजर देखा था कि हर किसी इंसान का दिल वो पिसीज गया था। और एक दूसरी मैं एक अभी एक बीच में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात को आपको बताता हूँ कि सरकारें पैसे खर्च करती है कोई कब्रिस्तान की, हमारी सरकार पे आज देखना कोई भी होगा, वो कहेगी 10 लाख रुपए हम लगा देते हैं, कब्रिस्तान की दीवार बनानी है, शमशान घाट की दीवार बनानी है, या हम किसी मंदिर या मस्जिद के जीर्णोद्वार के लिए हम उनको यानी 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए की वो फंडिंग कर देते हैं, यानी उनको बनाने में पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसमें हमने एक चीज बहुत ही यानी आपने हर जगह देखा होगा, हर अस्पताल में देखा होगा, और हमारे भारत में एक सबसे बड़ी चीज वही है कि आप अस्पताल में जाएंगे तो वही एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम जाति और धर्म से दूर रहेंगे। एक वार्ड बॉय से लेकर के एक डॉक्टर तक उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि ये हमारे मरीज को कुछ अच्छा करे, कुछ स्वस्थ करे। ना तो हम डॉक्टर से ये पूछते हैं कि आप किस जाति के हो, ना हम उस यानी नर्स या कंपाउंडर से हम पूछते हैं कि आप किस जाति के हो। वहाँ पे हम यही देखते हैं कि हमारा जो मरीज है वो स्वस्थ होना चाहिए, और यही एक भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उस एक जगह को हम यानी इंसानियत के नाते से देखते हैं। आप किसी भी अस्पताल में जाइए, जहाँ पे ब्लड बैंक में जाइए, आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा ये जातिवाद और ये धर्म का ये वहाँ पे ये चाशनी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहता था, जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए आप कब्रिस्तान, शमशान घाट और मंदिर मस्जिदों के लिए लगा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप ऐसी जगह पे लगाते। जब हम कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा था कि जो महिलाएं थी, एक 18 साल की बच्ची, मुझे आज भी यानी वो तस्वीर याद आती है, एक टैक्सी के अंदर वो अपने पापा को यानी ऑक्सीजन दे रही थी, अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। तो क्यों ना हम हमारे सिस्टम को यानी दुरुस्त करते। चुनावों में ये मुद्दे कहाँ हैं, चुनाव में ये मुद्दा नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। फिर हमें एक चीज आती है शिक्षा व्यवस्था पे, जब हम बात करते हैं देश में शिक्षा व्यवस्था क्या चल रही है इस समय, वही पुराने पैटर्न पे शिक्षा व्यवस्था चल रही है, और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार नहीं होगा तो हम बेरोजगारी में सुधार, बेरोजगारी के आंकड़े कम नहीं कर सकते हम। ये मैं वादा करता हूँ आपसे, शिक्षा व्यवस्था को बदल दीजिए आप, शिक्षा व्यवस्था को रोजगार परक बनाने की जरूरत है।
शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध हो हमारे को, और हमारे युवाओं को लिए यानी सबसे बड़ा वही होगा कि वो सरकारी सिस्टम को छोड़ करके रोजगार परक शिक्षा होगी, तो वो यानी अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। जैसे आज जापान में, दक्षिण कोरिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें मिलेंगे जो आज यानी छोटे से देश है लेकिन प्रगति में वो बहुत ज्यादा आगे हैं हमारे से। अगर इतनी जनसंख्या हमारी है तो शिक्षा व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। ऐसे मुद्दे हमारे नेता नहीं उठाएंगे। बहुत से वीडियो हम देखते हैं बहुत जगह पे। अभी एक पटना का हमने वीडियो देखा था कि जहाँ पे एक एग्जाम हो रहा था बच्चों के, तो वो यानी लाइट की वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। यानी जो गाड़ियों की लाइट से वहाँ पे बच्चों का भी 3-4 दिन पुराना वीडियो है। तो ऐसे मुद्दे हमारे को इन चुनावों में नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे मुद्दे शामिल हो जाए तो ये चुनाव यानी बहुत ही अच्छे लगेंगे हमारे को, अगर ये हमारे मुद्दों पे चुनाव होते हैं। एक मुद्दा और है जिसकी यानी पूरा हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। मैं एक सिर्फ प्रधानमंत्री जी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो 5 किलो गेहूं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देश में गरीबी की संख्या ज्यादा है, और सभी राज्य सरकारें भी दे रही है। मैं ये नहीं कहूंगा एक सिर्फ यानी हमारे प्रधानमंत्री जी का है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकारें हैं, वो यानी गरीबी के लिए वो कहती है हम इनको 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम 5 किलो इनको चावल दे रहे हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आती है कि आप आज जब देश को आजाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं तो हम 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं। हम ये राशन चालू रखेंगे, नेताओं के मुद्दे देखिए आप। हम ये राशन चालू रखेंगे, आपको 5 किलो गेहूं हमेशा मिलता रहेगा, आपको 5 किलो चावल हम देते रहेंगे। हम ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं करते? हम चुनाव में ऐसे मुद्दे क्यों नहीं करते कि हमें 5 किलो राशन और 5 किलो ये जो चावल देने का जो विचार है ये त्यागना पड़ जाए। त्याग दें, हम जनता को इस चीज से बाहर निकालें। हम फ्री के जो यानी कब तक हम देते रहेंगे? हम ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास में ऐसी सोच ही नहीं है। अगर ऐसी सोच जिस चीज में हमारे देश की बन जाएगी तो उस दिन 5 किलो राशन और ये सब्सिडियां देना बंद हो जाएगा। दोस्तों, क्या हम इन मुद्दों पे चुनाव आपने देखे होंगे? ये मैंने जो 5 मुद्दे बताए हैं देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन पे चुनाव हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है दोस्तों। और यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इन विषयों पे हम यानी बहस करना उचित नहीं समझते, चाहे वो हमारे टीवी चैनलों पे होगा, उन पे भी क्या बहस होगी कि आज उस नेता ने ये बयान दिया है, आज उस नेता ने ये कहा है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि फिर बाद में आप ये लोग कुछ ऐसा कहेंगे कि ये चैनल इसके लिए कर रहा है, ये इसलिए मैं उससे यानी उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं जो देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे बहस करना यानी उचित मानता हूं, उन पे अपने विचार रखना उचित मानता हूं। आप उसमें से सहमत हैं या नहीं है उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश इन मुद्दों पे चुनाव लड़े। ये बहुत पुराने मुद्दे हो गए, शमशान घाट, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे मुद्दों से हमारे को कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी अगर वोट करते हैं तो ऐसे मुद्दों पे वोट कीजिए। नेताओं की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, ये हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। क्योंकि हम बहकते हैं, वो तो बहकाने वाले हैं, बहकते तो हम हैं, उनके पीछे हम जाते हैं। अगर हम यह सोच करके वोट करेंगे कि हमारी यानी किस नेता की और किस पार्टी की सोच अच्छी है, उसको हम पार्टी को वोट करेंगे, उनसे अगर हम जवाब मांगेंगे तो जरूर वो इस चीज को लेके चलेंगे। हमारे मुद्दों के ऊपर उनको लाइए आप। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन नेताओं को हमारे मुद्दों पे लेके आए, ना कि हम उनके मुद्दों पे उनको वोट दें। युवा भारत है, आज सबसे ज्यादा युवा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन ऐसे नेताओं के लिए आप जवाब तलब करने वाले आप बनिए। तो दोस्तों, ये था आज का विषय, आज का वीडियो। आपने कहा था चुनाव पे यानी आप अपना एक वीडियो बनाइए, मैंने बनाया है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए, बेल आइकन बजाइए। अगर वीडियो अच्छा है तो किसी पे कोई प्रेशर नहीं है। जय हिंद, जय भारत।